नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। कराईकल पुदुचेरी से बड़ी राजनीतिक खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस रैली का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना है। अमित शाह ने कहा कि 5 साल पहले पुदुचेरी की जनता के एनडीए सरकार को चुना था और इस सरकार ने 3 प्रमुख कार्य किए। भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में कदम, पुदुचेरी को प्रभावी रूप से एक सशक्त यूनियन टेरिटरी के रूप में आगे बढ़ाना और राजनीति स्थिरता सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के मॉडल ने विकास और सुशासन को गति दी है। फिलहाल इस बयान के बाद पुदुचेरी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विश्व गुरुवाग उलगिन गुरुवाग आकुम कनवै अवर कंडार। मैं सबसे पहले पांडिचेरी की इस महान भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। இந்த மகத்தான புனிதமான புதுச்சேரி மண்ணிற்கு நான் தலைவணங்கி என்னுடைய உரையை நான் துவக்குகின்றேன்। मित्रों, सबसे पहले विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक ऐसी तमिल भाषा में मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। உலகத்தின் மிகவும் தொன்மையான மொழியான தமிழ் மொழியிலே என்னாலே இங்கே உரையாற்ற முடியவில்லை என்பதற்காக உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நான் தொடர்கிறேன்। आज ये विशाल सभा करने का 2 उद्देश्य है, 2 एम है। இந்த பரந்துபட்ட இந்த அவையிலே நான் வந்திருப்பதற்கு 2 நோக்கங்கள் இருக்கின்றன। एक उद्देश्य है मोदी जी और रंगास्वामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है इसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखना है। முதல் நோக்கம் என்னவென்றால் நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையிலும் இங்கே புதுச்சேரியின் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவர்களுடைய தலைமையிலும் இத்தனை ஆண்டு காலம் என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதற்கான பட்டியலை அறிக்கையை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்க நான் வந்திருக்கிறேன்। मित्रों, और दूसरा उद्देश्य है कि यूपीए इंडिया अलायंस जो थिया शक्ति है उसको बेनकाब करना है, उसका पर्दाफाश करना है। இரண்டாவது நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த இண்டி கூட்டணி இருக்கிறதே இவர்களுடைய தீய நோக்கம் அந்த திரையை கிழித்தெறியும் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்। 5 साल पहले पांडिचेरी की जनता ने यहां मोदी जी के और रंगास्वामी जी के नेतृत्व में एक एनडीए सरकार बनाई। 5 ஆண்டுகள் முன்பாக இந்த இடத்திலே புதுச்சேரி மக்கள் மோடிஜி மேலும் ரங்கசாமி அவர்களின் தலைமையின் கீழே இங்கே என்டிஏ அரசை அமைத்து அளித்தார்கள்। और ये सरकार ने 3 काम किए हैं। एक, यहां पर भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। இங்கே இந்த என்டிஏ அரசாங்கம் 3 வேலைகளை செய்திருக்கிறது। ஒன்று, இங்கே ஊழலை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது। दूसरा, जो पहले कांग्रेस सरकार थी वो दिल्ली के उनके मालिकों का एटीएम बनाया था पांडिचेरी को, हमने पांडिचेरी को एक स्वायत्त यूटी बनाने का काम किया है। இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால் முன்னர் இங்கே இருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் புதுச்சேரியை தில்லிக்கு அடிபொடியாக அடிமையாக ஆக்கி வைத்திருந்தது। ஆனால் என்டிஏ அரசாங்கமோ இங்கே
சுயமாக விளங்கும் சுயமாக செயல்படும் ஒரு அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளித்து அதை உருவாக்கி இருக்கிறது. भाइयों बहनों, और तीसरा काम किया है, हमने पांडिचेरी में पॉलिटिकल स्थिरता लाने का काम किया है. மூன்றாவது பணியை நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால், இங்கே புதுச்சேரியிலே அரசியல் நிலைத்தன்மை, அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையை நாங்கள் அமைத்தளித்திருக்கிறோம். आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अब भय का वातावरण नहीं है। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने ले ली है। उनका दावा है कि अब राज्य में दांगों की जगह फेस्टिव इकोनॉमी और टेम्पल इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के कारण प्रदेश में शांति और निवेश का माहौल बना है। उनका कहना है कि पहले जहां त्योहारों के दौरान तनाव और खबरें आती थी, अब वहां पर्यटन, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सरकार के मुताबिक प्रदेश में बड़े धार्मिक आयोजनों, मंदिर कॉरिडोर और पर्यटन स्थलों के विकास से स्थानीय रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिला है। हालांकि विपक्ष इस दावों पर सवाल उठाते हुए आंकड़ों और जमीनी हकीकत की चर्चा कर रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, अब उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू है ना दंगा, अब उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फेयर जोन से एक फेद जोन में बदला है। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। हर जनपद में उत्तर प्रदेश का वासी जाता, आपके जनपद में भी जाते हैं आस्था के साथ, अब भयभीत होकर के नहीं जाते। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने लिया है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कोई सोचता था अयोध्या में करोड़ों लोग आएंगे, प्रयागराज में 2013 के प्रयागराज कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और इस बार की माघ मेला में ही 21 करोड़ श्रद्धालु आया है। 21 करोड़ श्रद्धालु, ये है चेंज। ये माघ मेला कल्पवासियों का होता था, लेकिन इस माघ मेले में भी इस प्रकार की व्यवस्था, लोगों का एक विश्वास है। ये 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सुरक्षा है, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिस भर्ती हुई है। इसमें 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से किया है। यानी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आप देखेंगे 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, आज उनकी संख्या 44,000 है। 44,000 पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। उदाहरण अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, पुलिस भर्ती 60,244 एक साथ हुई, और कोई जनपद नहीं जहां के नौजवान ना भर्ती हुए हों। क्या उस पक्ष का, क्या इस पक्ष का, क्या उस पक्ष का, किसी भी पक्ष का रहा हो, वो कोई किसी भी पक्ष का नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो भी उसको योग्यता के अनुसार मिली है, नौकरी मिली है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। मुझे याद है 17 में हमें पुलिस की भर्ती करनी थी, 3,000 से अधिक ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी यूपी के अंदर। आज 60,200 को हम ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ही अपने स्वयं के ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं।
ये विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अनुमान कर लीजिए ना, कहां 3000 की ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी और कहां हम 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं। ये विस्तार हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल हुए प्रोटेस्ट के दौरान महिला पत्रकार रुचि तिवारी के साथ हिंसक घटना की गंभीर खबर सामने आई है। रुचि तिवारी ने बताया कि वे यूजीसी के समर्थन में चल रहे प्रोटेस्ट को कवर करने वहां गई थी। उनके अनुसार कुछ लोगों ने उनका पूरा नाम और जाति पूछी और फिर भीड़ उन्हें घेर कर हमला कर दिया। रुचि तिवारी के मुताबिक करीब 500 लोगों ने उन पर हमला किया और उनके साथ अपमानजनक जातिगत धमकियां दी गई। उन्होंने कहा कि उनके आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें धमकाया और मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग फैकल्टी और महिला पुलिसकर्मियों की मदद से वे सुरक्षित बाहर आ पाए। रुचि तिवारी ने यह भी कहा कि यह एक मॉब लिंचिंग जैसी घटना थी जो करीब आधे घंटे तक चली। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने और कानून पर भरोसा होने की बात भी कही। पत्रकार ने साफ कहा कि उन्हें इस हमले का सामना अपनी जाति के कारण करना पड़ा और इस मामले में न्याय की उम्मीद जताई। यह घटना दिल्ली यूनिवर्सिटी और मीडिया की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। देखिए, मैं स्टार्टिंग से एकदम बताऊंगी और पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना इंट्रो देना चाहूंगी। इंट्रो का तो कोई वो है नहीं, क्योंकि अभी तक सारे लोगों के पास, एक एक इंसान के पास मेरी वीडियो चली ही गई होगी फीड पे और हर एक लोगों ने देखी ही होगी। और लोग देखते हैं, लोग खुद जज कर लेंगे कि किसने क्या किया, कितना प्रोवोक मैंने किया और कितनी भीड़ मेरे पे आके टूटी। और रही बात स्टार्टिंग की, तो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि किसने इंस्टिगेट किया और इनिशियली क्या हुआ क्या कि मैं एक आम पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हर जगह पहुंचती हूँ, चीजों को कवर करती हूँ। वैसे ही वहां पे एक प्रोटेस्ट होने वाला था, जिससे मुझे पता चला कि वहां प्रोटेस्ट होने वाला है कैंपस में, तो मैं कवरेज के लिए वहां पहुंची। वहां पहुंचने के बाद मेरे से कुछ वहां मीडिया वाले जैसे पहले से प्रेजेंट थे, तो उसमें से एक मीडिया वाले ने पीछे से मेरा मतलब नाम वाम बोला। पहले की मेरी वीडियोस भी वायरल है, तो मेरे को जान रहे थे वो लोग, टारगेट पे पहले से रखे हुए थे। मेरा नाम वाम उन्होंने बोला, तो मैं उनसे पूछने गई कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला पूरा नाम बता। मैंने बोला क्या हुआ भाई, मेरा नाम रुचि है। बोल पूरा नाम बता, जाति बता अपनी, ब्राह्मण है ना तू। फिर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और फोन ऐसे ऐसे करने लगे। मेरे को लगा किसी को कॉल करेंगे, मैं उनका फोन पकड़ ली। मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, पहले बता तो, फोन किसको कर रहा है। इतने में उन्होंने किसी को पीछे से इशारा किया और जितनी भीड़, जो यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहां डीयू में, सारी भीड़ अचानक से मेरी तरफ आई और मेरी तरफ टूट पड़ी। वीडियो में क्लियरली जो है विजिबल है कि सारी भीड़ मेरे ऊपर टूटी है, मैं किसी के ऊपर नहीं टूटी हूँ। मतलब अगर आप पूरी वीडियो में देख रहे हो कि करीब 500 लोग एक लड़की के ऊपर टूट रहे हैं, उसके बाद भी आप ये एलिगेशंस लगाते हो कि मैं उनको जो है फिजिकली असॉल्ट कर रही हूँ। आप बताओ, मतलब उन लोगों के पास मतलब फेक एलिगेशंस और फेक नैरेटिव्स के अलावा और कुछ नहीं है। वीडियो में क्लियरली आप देखो, आप देख सकते हो, दिखाओ वीडियो। कैसे इसमें मेरे को 500 लोग घेर के रखे थे और ऐसे ऐसे, उनका एक बंदा था जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे 13 सेकंड पे ऐसे ऐसे कर रहा है कि इसे ले चलो। कान में मेरे बोला जाता है, लड़कियां बोलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलते हैं मेरे को कि तू चल, तेरा नंगा परेड निकालेंगे आज, क्योंकि तू ब्राह्मण है, आज पकड़ी गई। इसमें वीडियो में क्लियरली जो है सुनाई दे रहा है, वो बोल रही हैं, वो लड़के बोल रहे हैं, आज इसको पता चलेगा, आज इसको बताएंगे, ब्राह्मण है ना, आज इसको पता चलेगा, आज इस ब्राह्मण लड़की को बताएंगे, आज पता चलेगा, आज पकड़ में आई है, आज हाथ में आई है। पीछे से लड़कियां मेरा हाथ पकड़ के रखी थी, एक लड़की इधर से, एक लड़की इधर से, पीछे से मेरा गर्दन दबाया गया। मेरा गर्दन, जब तक मेरी सांस नहीं रुक गई तब तक मेरा गर्दन दबाया गया। अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है यहाँ पे, मारने की कोशिश की गई। बेहोश हो गई थी मैं लास्ट तक। पुलिस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। क्या पुलिस हमारे लिए नहीं है? पुलिस क्या सिर्फ SC ST OBC इन लोगों के लिए, जनरल के लिए पुलिस नहीं है? जनरल वहां मर जाएगा, तमाशा देखेगी पुलिस?
मैं वहाँ लिटरली मर रही थी। उस दिन मेरा कानून के ऊपर से भरोसा उठा कि भाई यहाँ पूरी फोर्स खड़ी है, यहाँ पूरी पुलिस खड़ी है और उनके सामने ये तमाशा हो रहा है। वहाँ पे मेरा परेड निकालने का बात हो रहा है। ऐसे उस वीडियो में आप लोग देखना, ऐसे वो लड़का ऐसे कर रहा है, ऐसे ले चल। वहाँ गाड़ी खड़ी थी, साइड में उन्होंने गाड़ी का गेट खोल के रखा हुआ था कि ले चल इसे, ले चल। क्या करना चाह रहे थे वो लोग? किडनैपिंग करना चाह रहे थे मेरा। क्या करते किडनैप करके? गुवाहाटी आसाम से बड़ी सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश को केवल एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली, बल्कि एक संकेत है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहा है, बल्कि दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब देने की क्षमता भी रखता है। उन्होंने पुलवामा हमले की भरसी पर वहां शहीद हुए वीर सपूतों को नमन किया और प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि आतंकियों को दी गई सजा और भारत के जवाब को पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करते हुए कहा कि भारत की शक्ति और सशक्त सैन्य क्षमता सबके सामने है। पीएम मोदी ने यह भी संबोधन राष्ट्रीय सुरक्षा और साहस का संदेश देता है। आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा नेता ने राजू बिस्ता ने कहा कि भारत में दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने का प्रयास नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है, वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की साजिश है। राजू बिस्ता ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री मंदिर और अस्पताल क्यों नहीं बनाती, लेकिन बाबरी मस्जिद की बात क्यों करती है। उनके अनुसार यहाँ काम ममता बनर्जी के इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय दुखी है और उनकी संस्कृति, अस्मिता और सनातनी पर खतरा है। उनका कहना था कि ऐसे मामलों में रोकने और संतुलन बनाने का काम बसपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। इसके अलावा राजू बिस्ता ने बांग्लादेश की नई सरकार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करेगी और वहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार रुकेगा। राजनीति विशेषज्ञ मानते हैं कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जुड़े इस बयान ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस को बढ़ावा दिया है। बनने का प्रयास नहीं होगा और
जो बंगाल में आज जो बाबरी मस्जिद की बात चल रही है, ये ममता दीदी और टीएमसी की उपज है। वो अस्पताल क्यों नहीं बनाती, वो मस्जिद क्यों नहीं बनाती, वो मंदिर क्यों नहीं बनाती, उनको बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाना है। और जो शख्स जो है, जो व्यक्ति आज इस काम को कर रहा है, वो ममता दीदी के दिशा निर्देश का पालन कर रहा है और ममता दीदी को लगता है कि इसके कारण ध्रुवीकरण होगा और टीएमसी को फायदा होगा, लेकिन इसका उल्टा होने वाला है। आज जो है पश्चिम बंगाल में हिंदू दुखी है, हिंदुओं को ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हुआ उससे वो लाचार हैं। और जो है ममता दीदी कभी संदेश खाली के ऊपर में नहीं बोलती, कभी भी वो आरजीकर में जो घटना घटी उसके विरोध में वो कुछ नहीं बोली, और मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के ऊपर दमन हुआ उसके बारे में चुप रही, कुछ नहीं बोली। सो पश्चिम बंगाल का 75% हिंदू भी समझ गया है कि पश्चिम बंगाल को अगर कोई बचा सकता है, पश्चिम बंगाल में सनातनी को कोई बचा सकता है, पश्चिम बंगाल में हिंदू को कोई बचा सकता है, पश्चिम बंगाल की अस्मिता और संस्कृति को कोई बचा सकता है, वो मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए 2026 में बीजेपी की सरकार बनेगी। जो गड्ढा खोदा हुआ है बाबरी मस्जिद के नाम से, उसको भरने का काम भी हमारे कार्यकर्ता करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था वो रॉन्ग। किसी भी नेता को सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, और वो तो स्वयं वकालत करते हैं। मुझे लगता है उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए, नहीं तो कल को अगर सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई करेगा तो बीजेपी को दोष मत देना। सर, आप इस क्षेत्र से आता है जहां से बांग्लादेश बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर भी शेयर होता है, तो क्या कहेंगे? बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, बीएनपी की काफी अच्छी बड़ी जीत हुई, क्या लगता है भारत के साथ बांग्लादेश का जो संपर्क जो बीच में खराब हो गया था वो क्या फिर से सुधरने वाले हैं? पहली बात तो बांग्लादेश की नई सरकार को मैं और अपनी क्षेत्र की जनता की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूं। चुनी हुई सरकार है, युवाओं की आग्रह से, उनके आंदोलन से बनी हुई सरकार है, और मुझे पूरा विश्वास है बांग्लादेश की शांति के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए वो सरकार काम करेगी। और भारत ने 2071 हो या अब तक बांग्लादेश का हमेशा साथ दिया है, भविष्य में भी देगा। अब नई सरकार को ये तय करना है कि भारत के साथ उनको संबंध कैसा रखना चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं ये भी अपेक्षा रखता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर जो अन्याय, अत्याचार, जो मर्डर और कत्ल हुए, वो बांग्लादेश में तत्काल रुकना चाहिए। मोदी सर भी जो है इनको विश किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी विश किया है, पूरा भारत देश उनको शुभकामनाएं दे रहा है, हम लोग भी स्वयं दे रहे हैं, हमारी जनता की ओर से भी दे रहे हैं। शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ो, हमें खुशी होगी। और माइनॉरिटी के साथ, हिंदुओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो एकदम पड़ोसी है। इस चिकन नेक क्षेत्र में बांग्लादेश भी लगता है, भूटान भी लगता है, नेपाल भी लगता है, 50 किलोमीटर की दूरी पे जो है आपका तिब्बत और चाइना भी है। हम चाहते हैं हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो। सर, आप होम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, फिनेंस मिनिस्टर से भी मिले, ये जो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का जो बात आप शायद होगी, आपने डेलीगेट्स को भी लेके गए थे दार्जिलिंग में, विमल रोशन गुरु जी थे, तो क्या बात हुई? देखिए, भारत सरकार ने दार्जिलिंग तराई डूवर्स की समस्या के समाधान के लिए इंटरलोकेटर की नियुक्ति की है। पहला विजिट उनका हो चुका है, कल दूसरे विजिट के लिए वो आ रहे हैं, और जल्दी इस क्षेत्र की जनता के लिए एक समाधान होगा जो इस क्षेत्र की जनता को न्याय देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।